चैप्टर नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? हम यह कैसे पता लगा सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ घी, दूध, मक्खन, नमक, मसाला, जूस या मिनरल जल शुद्ध है? आपने इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर शुद्ध शब्द लिखा अवश्य देखा होगा। एक आम व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि खरीदे गए पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से बनी हैं, अतः शुद्ध नहीं होती है। उदाहरण स्वरूप दूध, वसा, जल, प्रोटीन आदि का मिश्रण होता है। एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को तभी शुद्ध कहता है जब उस पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। हमारे चारों ओर सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अणुओं के मिलने से बने हैं। उदाहरणतः समुद्र का जल, मिट्टी, खनिज आदि सभी मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनता है। हम जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि का प्रयोग करके जल से अलग कर सकते हैं। यद्यपि सोडियम क्लोराइड एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक प्रक्रिया से इसके रासायनिक अवयव में अलग नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है तथा इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी के कण एक समान नहीं होते। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले शुद्ध पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण एक समान होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मिश्रण एक से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनता है। मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के आधार पर कई प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इसी प्रकार के मिश्रण भी एक तरह के होते हैं। क्रियाकलाप 1। कक्षा को क, ख, घ और घ समूहों में बांटिए। एक बीकर में 50 मिलीलीटर जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण लेकर समूह क को दीजिए। समूह ख को एक बीकर में 50 मिलीलीटर जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दीजिए। पोटेशियम पैरामैंगनेट या साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट समूह ग और घ को दीजिए। दोनों समूहों को अवयवों की अलग अलग मात्रा दीजिए। अब अलग अलग समूहों के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण बनाएं। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट बनाएं। समूह क और ख को समान बनावट का एक मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार मिश्रण समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहलाता है। उदाहरण जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों को ध्यान से देखिए। हालांकि दोनों समूहों के पास से कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तीव्रता अलग अलग है। इससे हमें पता चलता है कि समांगी मिश्रण अलग अलग संगठन रख सकते हैं। समूह ग और घ ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से अलग होते हैं। इस प्रकार का मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल। क्रियाकलाप 2। आइए कक्षा को पुनः 4 समूहों के क, ख, घ और घ में बांटे। इनमें से प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूनों में से एक दीजिए। समूह क को कॉपर सल्फेट की कुछ क्रिस्टल दीजिए। समूह ख को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दीजिए। समूह घ को गेहूं का आटा या चौक का चूर्ण दीजिए। समूह घ को कुछ बूंदे दूध या स्याही की दीजिए। छात्रों को कांच की एक छड़ की मदद से इन नमूनों को जल में मिलाने के लिए कहिए। क्या जल में कुछ कण दिखाई देते हैं? अब टॉर्च द्वारा प्रकाश की किरणें बीकर पर डालिए और इसे सामने से देखिए। क्या आपको प्रकाश की किरणों का मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत रहने दीजिए। इस दौरान मिश्रण को छानने वाला उपकरण तैयार कर लीजिए। क्या मिश्रण स्थिर रहता है या कुछ समय पश्चात मिश्रण के कण निश्चित बैठना शुरू कर देते हैं? अब मिश्रण को छान लीजिए। क्या छानक पत्र पर कोई पदार्थ शेष बचा है? प्राप्त परिणामों पर कक्षा में चर्चा करके इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न कीजिए। अब हम विलयनों, निलंबों और कोलॉइड विलयनों के विषय में अध्ययन करेंगे। विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। सोडा, जल, नींबू आदि विलयन के कुछ उदाहरण हैं। प्राय हम एक विलयन एक ऐसे
तरल पदार्थ के रूप में चर्चा करते हैं जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों मिले हों, लेकिन प्रकृति पर ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी पाए जाते हैं। प्रत्येक विलयन के कण समांग होते हैं। उदाहरणतः नींबू जल का स्वाद सदैव एक जैसा होता है, अतः यह इस विलयन में नमक और चीनी के कणों के समान वितरण को दर्शाता है। सभी विलयनों को विलायक और विलय नाम के दो भागों में विभाजित किया जाता है। विलयन के एक घटक को जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, विलायक कहते हैं। विलायक में घुलने वाले घटक को विलय कहते हैं। इसे भी जाने। मिश्र धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में अलग अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातु के मिश्रण समझा जाता है क्योंकि ये अपने अवयवों के गुण दर्शाते हैं और अलग अलग संघटक रखते हैं। उदाहरण स्वरूप पित्तल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% के मिश्रण से बना है। उदाहरण के लिए जल और चीनी का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इस विलयन में जल विलायक है और चीनी विलय। आयोडीन और अल्कोहल के मिश्रण से बने टेक्सचर आयोडीन नामक विलयन में आयोडीन विलय है और अल्कोहल विलायक है। सोडा, जल, कोक जैसे वात युक्त पेय तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक है। वायु गैस में गैस का विलयन मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण होता है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहते हैं। वायु में अन्य दूसरे गैसें बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है। विलयन के गुण। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विलयन के कण का आकार 1 nm से भी छोटा होता है, इसलिए उन्हें आंख से नहीं देखा जा सकता। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण प्रकाश की किरण को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानन विधि का प्रयोग करके भी विलय के कणों को विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। विलयन को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी है। विलयन के साधारणता। हम जानते हैं कि सभी विलयनों में विलायक और विलय पदार्थों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तणु, साद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। तणु और साद्र दो तुलनात्मक शब्द है। क्रियाकलाप 2 में समूह को मिला विलयन समूह है की तुलना में तणु है। क्रियाकलाप 3, 2 बीकरों में 50-50 ml जल लीजिए। इनमें से एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड डालकर अच्छी तरह मिला दीजिए। जब विलय पदार्थ अच्छी तरह ना घुले तो बीकर को गर्म कीजिए। अब विलय पदार्थ को दोबारा मिलाना शुरू कीजिए। क्या दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में मिलाई गई मात्राएं एक समान? एक निश्चित ताप पर केवल विलयन की क्षमता जितना विलय पदार्थ ही घुल सकता है, अर्थात जब दिए गए निश्चित ताप पर विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को उसकी घुलनशीलता कहते हैं। यदि किसी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है, और यदि किसी विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। यदि आप किसी निश्चित ताप पर एक संतृप्त विलयन लेकर उसे धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो क्या होगा? उपरोक्त क्रियाकलापों के करने के बाद हम कह सकते हैं कि दिए हुए किसी निश्चित ताप पर विभिन्न पदार्थों की विलयन क्षमता भी भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान या आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा विलयन की सदंतरता कहलाती है। विलयन की सदंतरता को दर्शाने के लिए बहुत सी विधियों का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 3 विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। द्रव्यमान बाय विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलय पदार्थ का द्रव्यमान बाय विलयन का द्रव्यमान मल्टीपल 100। सेकेंड है द्रव्यमान बाय विलयन का आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू विलय पदार्थ का द्रव्यमान बाय विलयन का आयतन मल्टीपल 100। थर्ड है विलयन का आयतन बाय आयतन प्रतिशत, विलय का आयतन बाय विलय का आयतन, विलय का आयतन बाय विलयन का आयतन मल्टीपल 100।
निलंबन क्या है? निलंबन क्या है? क्रियाकलाप 2 में समूह ग को प्राप्त विषमांगी घोल को जो ठोस द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय पदार्थ के कण पूरी तरह घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। इन निलंबित कणों को आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन की कुछ गुणधर्म यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। इन कणों को आंखों से देखा जा सकता है। जब इसे कुछ देर के लिए शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि का प्रयोग करके इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का परिकरण रुक जाता है। कोलाइडल विलयन क्या है? क्रियाकलाप 2 में समूह घ को मिले मिश्रण को कोलाइडल या कोलाइडल विलयन कहते हैं। कोलाइड के कण विलयन में एक समान रूप में फैलते हैं। निलंबन के कणों की अपेक्षा इन कणों का आकार छोटा होता है, इसलिए यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण होता है जैसे दूध। कोलाइडल कणों का आकार छोटा होने के कारण हम इन्हें आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण के फैलने को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल नाम के वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की थी। जब हम एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा प्रकाशित किरण को गुजारते हैं तो वहां पर टिंडल प्रभाव को देखते हैं। यह कमरे में उपस्थित धूल और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश को फैलाने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन में से सूर्य के प्रकाश किरण गुजरती है तो हम वहां टिंडल प्रभाव को देखते हैं। जंगल के कोहरे में जल की छोटे छोटे कण होते हैं जो कोलाइडल कणों की तरह व्यवहार करते हैं। कोलाइड के कुछ गुणधर्म यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के कणों का आकार छोटा होने के कारण इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा प्रकाश के मार्ग को दिखने योग्य बनाते हैं। जब इन्हें कुछ देर के लिए शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण नीचे की ओर तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। इनको छानन विधि का प्रयोग करके मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता है, किंतु ये एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। परिक्षिप्त प्रवावस्था और परिक्षेपण माध्यम कोलाइडल विलयन बनाते हैं। विलय पदार्थ जैसा वह घटक या परिक्षेपित कण जो कोलाइडल रूप में रहता है परिक्षेपित प्रावस्था डिस्पर्शन फेज कहलाता है, तथा उस घटक को जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था निलंबित रहता है परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस द्रव्य या गैस की अवस्था और परिक्षेपित प्रावस्था के आधार पर बांटा जाता है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। हम जानते हैं कि सभी प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक रूप से पूरी तरह शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। अलग करने से मिश्रण के सभी घटकों के बारे में जानना और इन्हें प्रयोग में लाना आसान हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रियाओं द्वारा भी अलग किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर। कभी कभी मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है। रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं? क्रियाकलाप 4 एक बीकर लेकर उसे जल से आधा भर लीजिए। बीकर के ऊपर वॉच ग्लास रखिए। कुछ बूंदे स्याही लेकर वॉच ग्लास पर डाल दीजिए। अब धीरे धीरे बीकर को गर्म करना शुरू कीजिए। अब स्याही को सीधे गर्म नहीं करना चाहते हैं, आप वॉच ग्लास से हो रहे वाष्पीकरण को देख सकते हैं। वाष्पीकरण जारी रहने तक हम गर्म करते रहते हैं। जब वॉच ग्लास पर हमें कोई बदलाव नहीं दिखाई देता है तो हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। उसे ध्यान से देखकर प्रक्षेपित कीजिए। अब उत्तर दें, क्या आप जानते हैं कि वॉच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ? क्या वॉच ग्लास पर कुछ विशेष बचा है? इससे आप निम्न में से क्या प्रतिपादित करेंगे? स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? हम उपरोक्त क्रियाकलाप के बाद देखते हैं कि स्याही
जल में घुले रंग का एक मिश्रण है। इस प्रकार हम वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करके विलायक से विलेय पदार्थ को अलग कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? आजकल बाजार में टोन्ड फुल क्रीम, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पॉली पैक अथवा टेट्रोपैक में मिलते हैं। दूध के इन प्रकारों में वसा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। क्रियाकलाप 5, एक परखनली में थोड़ा फुल क्रीम युक्त दूध लीजिए। इसे आप केंद्रीय यंत्र सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन की सहायता से 2 मिनट तक आप केंद्रित कीजिए। यह प्रयोग आप घर के विभिन्न कार्यों में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी की सहायता से भी कर सकते हैं। यदि आपके घर के नज़दीक कोई मिल्क डेयरी है तो वहां जाइए और पूछिए क्रीम को दूध से कैसे अलग किया जाता है, दूध से पनीर कैसे बनाया जाता है। आप उत्तर दें, दूध को मथन के बाद आपने क्या देखा, दूध में से क्रीम कैसे अलग करते हैं। कभी कभी द्रव में उपस्थित ठोस कणों का आकार छोटा होने के कारण ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। ऐसे कणों को अलग करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मिश्रणों को आप केंद्रण विधि का उपयोग करके अलग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाता है और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। अनुप्रयोग जांच, प्रयोगशाला में मूत्र और रक्त की जांच करने में, डेयरी में क्रीम से मक्खन निकालने में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़ों को निचोड़ने में। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? क्रियाकलाप 6, कीप का प्रयोग करके मिट्टी के तेल केरोसिन ऑयल को जल से अलग करने का प्रयत्न कीजिए। जल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को पृथक्करण कीप में डालिए। कुछ देर के लिए इसे शांत छोड़ दीजिए ताकि जल तथा मिट्टी के तेल की अलग अलग परत तैयार हो जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलकर सावधानीपूर्वक जल की परत को निकाल लीजिए। तेल के नीचे पहुंचते स्टॉप कॉर्क को तुरंत बंद कर दीजिए। अनुप्रयोग जल तथा तेल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करने में, धातु शोधन की प्रक्रिया में लोहे को अलग करने में। इस विधि का प्रयोग करते समय हल्के स्लैग धातुमल को ऊपर से हटा दिया जाता है और पिघला हुआ लोहा भट्टी की निचली सतह पर शेष रह जाता है। उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि आपस में नहीं मिलने वाले द्रव्य अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में विभाजित हो जाते हैं। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? जब कपूर को गर्म किया जाता है तो वह ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इस प्रकार ऐसे मिश्रणों को जिनमें ऊर्ध्वपातित होने योग्य ऊर्ध्वपातित न हो सकने वाली अशुद्धियां इस प्रकरण में नमक से अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की विधि का उपयोग किया जाता है। एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले ठोस पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं। क्रियाकलाप 7, एक छानक पत्र लीजिए। इसको निचले सिरे से 3 सेंटीमीटर ऊपर चित्र में दिखाए अनुसार पेंसिल से एक रेखा खींचिए। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काले स्याही की एक बूंद रखिए और इसे सूखने दीजिए। किसी जार, बीकर या परखनली में थोड़ा जल लीजिए। उस जल में छानक पत्र को इस प्रकार रखिए कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे। अब इसे कुछ देर के लिए शांत छोड़ दीजिए। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, इसे सावधानीपूर्वक देखिए और अपने अवलोकन को लिखिए। अब उत्तर दें, जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता जा रहा है, छानक पत्र पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपको छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंग दिखाई दिए? आपकी राय में रंग के स्थान का छानक पत्र के ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? उपरोक्त क्रियाकलाप में प्रयोग की गई स्याही जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में। जब जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठता है तो यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। जो रंग जल में अधिक घुलनशील है वह तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है।
मिश्रण से घटकों को अलग करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमो का अर्थ रंग होता है। सबसे पहला रंग को अलग करने की इस विधि का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। एक ही प्रकार के विलयन में गोले विले पदार्थ को अलग करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अनुप्रयोग डाई में रंगों को अलग करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 8। आइए अब हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से अलग करने की कोशिश करते हैं। मिश्रण को एक आसवन फ्लास्क में डालकर इसमें एक थर्मामीटर लगाइए। उपकरणों को चित्र में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित करें। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करना शुरू कीजिए और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन कीजिए। एसीटोन वाष्पीकृत होने लगता है और जब यह संघनित होकर बाहर निकलता है तो इसे संगणक द्वारा किसी बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। अंत में केवल जल ही आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। अब उतरते हैं। जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आपको क्या दिखाई देता है। किसी तापमान पर आकार थर्मामीटर का पाठ्यांक कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है। हम इन दोनों घटकों को अलग कर सकते हैं। क्यों? इस आसवन विधि का उपयोग ऐसे मिश्रणों के घटकों को अलग करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के बीच अधिक अंतराल होता है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों के मिश्रणों को अलग करने के लिए प्राय प्रभांजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस द्रवों को क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है। विभिन्न गैसों के पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों के पृथक्करण में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके उपकरण साधारण आसवन विधि जैसे ही होता है। इनमें केवल आसवन फ्लास्क और संघनन के बीच स्थित एक प्रभाजी स्तंभ का अंतर होता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ शीशे के गुटकों से भरी एक नली होती है। वाष्प के ठंडा और संघनित होने के लिए ये गुटके उसे एक सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि दिए गए चित्र में दिखाया गया। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वायु गैसों का एक समांगी मिश्रण है तथा हम इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र में इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है। वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रभाव चित्र। वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करने के लिए हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को अलग करना होगा। द्रव्य वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाते हैं और फिर ताप कम करके उसे ठंडा कर संपीड़ित करते हैं। इस तरह प्राप्त की गई द्रवित गैस को प्रभावी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें अपने क्वथनांकों के अनुसार विभिन्न ऊंचाइयों पर अलग हो जाती हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांकों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जब वायु को ठंडा करके संपीड़ित किया जाता है तो कौन सा घटक सबसे पहले द्रव में परिवर्तित होता है। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्रियाकलाप 9। एक चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लीजिए। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे मिला दीजिए। इसके बाद अशुद्धियों को छान लीजिए। संतृप्त विलयन पाने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत कीजिए। विलयन के ऊपर एक छानक पत्र ढक दीजिए तथा कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए इसे दिन भर शांत छोड़ दीजिए। इस प्रक्रिया के अंत में आपको कॉपर सल्फेट के शुद्ध क्रिस्टल चीनी मिट्टी के प्याली में प्राप्त होंगे। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब उतरते चीनी मिट्टी की प्याली में आपको क्या प्राप्त होता है। क्या क्रिस्टल पहले जैसे दिखाई देता है। चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव्य से क्रिस्टल कैसे अलग करेंगे। क्रिस्टलीकरण की यह विधि ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में प्रयोग की जाती है। उदाहरणार्थ समुद्री जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियां होती है, जिन्हें दूर करने में एक क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से अलग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है।
गर्म करने पर कुछ ठोस या तो विघटित हो जाते हैं या फिर चीनी के समान झुलस जाते हैं। छानन के बाद भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलयन से मिलाने पर विलयन में बहुत सी अशुद्धियां रह सकती हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान यह अशुद्धियां ठोस को भी दूषित कर सकती हैं। अनुप्रयोग: समुद्री जल से प्राप्त अशुद्ध नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमक से नमूने से शुद्ध फिटकरी प्राप्त करने में। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के आधार पर उपरोक्त विधियों में से किसी एक प्रकार का प्रयोग करके हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकों में विकास के साथ कई और पृथक्करण विधियों को आविष्कार भी हो चुका है। शहरों में पीने योग्य जल की आपूर्ति जलघर द्वारा की जाती है। यहाँ जलघर का एक रेखा चित्र दर्शाया गया है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन: ऐसे गुण जिनका हम वर्णन एवं अवलोकन कर सकते हैं भौतिक गुण कहलाते हैं, जैसे रंग, दृढ़ता, कठोरता, घनत्व, बहाव, क्वथनांक तथा द्रवणांक इत्यादि। अवस्थाओं का अंतः और रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संघटक में बिना कोई परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति भी अपरिवर्तनशील होती है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव्यों के रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी ज्वलनशीलता और गंध में अंतर होता है। हम यह जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि इसके विपरीत जल आग को बुझाता है। तेल का यही रासायनिक गुण इसे जल से अलग करता है। जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। जलने पर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अपने रासायनिक संघटक में कुछ परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन के कारण पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाता है तथा हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्या आप इन दोनों परिवर्तनों की पहचान कर सकते हैं? शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? विभिन्न पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के अनुसार यौगिकों या तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग सन 1661 में रॉबर्ट बायल नाम के वैज्ञानिक ने किया था। फ्रांस के रसायनिक एंटोनी लोरेंट लाइजिज के अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिससे हम रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। तत्वों को प्राय धातु, अधातु तथा अधातु उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु निम्नलिखित गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को दर्शाती है। ये चमकदार होती है। ये चांदी की तरह सफेद या सोने जैसी पीले रंग की होती है। धातु में तन्यता होने के कारण इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। सभी धातुएं आघात ध्रुव होती हैं। इनको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। ये विद्युत तथा ताप की अच्छी सुचालक होती है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पोटेशियम, सोडियम इत्यादि धातुओं के कुछ उदाहरण। पारा एक धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव होता है। अधातुएं प्राय निम्नलिखित गुणों में से सभी को या सभी कुछ को प्रदर्शित करती है। ये अनेक रंगों की होती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। ये चमकीली, आघातवर और प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती है। अधातुओं के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। हाइड्रोजन, कार्बन, कोल्क, कोक, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन इत्यादि कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं। सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम उपधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। इसे भी जानें। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 को पार कर चुकी है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक तथा शेष मानव निर्मित हैं। इनमें से अधिकतर तत्व ठोस होते हैं। इनमें से 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस और 2 तत्व पारा तथा ब्रोमोन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। सीजियम तथा गैलियम तत्व कमरे के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव में बदल जाते हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पैराग्राफ 10 अपनी कक्षा के छात्रों को
दो समूहों में बांटिए। दोनों समूहों को 50 ग्राम लौह चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी के प्याली में डाल कर दीजिए। समूह नंबर 1, लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर को बारीक पीस कर मिलाएं। समूह 2, लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर को बारीक पीस कर मिलाएं। तीव्र ताप पर लाल होने तक मिश्रण को गर्म कीजिए। अब लैंप को हटा दीजिए तथा मिश्रण को कुछ देर तक ठंडा होने दीजिए। समूह 1 और 2, प्राप्त सामग्री के कुछ चमकीय गुण की जांच करने के लिए सामग्री के निकट एक चिमक को लाएं। क्या प्राप्त सामग्री चिमक की तरफ आकर्षित होती है? दोनों समूहों की सामग्री की बनावट और रंग की तुलना कीजिए। इस पदार्थ के एक भाग में थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड मिलाइए। मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर उसे छान लीजिए। प्राप्त सामग्री के शेष भाग में थोड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाइए। इस क्रियाकलाप को अध्यापक के निर्देशन में ही करें। इस प्रक्रिया को सल्फर तथा लोहा तत्वों को साथ अलग अलग दोहराएं और अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उत्तर दें, क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री एक समान दिखाई देती है? किस समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ में चमकीय गुण है? क्या प्राप्त सामग्री के विभिन्न घटकों का हम अलग कर सकते हैं? क्या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सामग्री में मिलाने से दोनों समूहों को कोई गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों अवस्थाओं में प्राप्त गैस की गंध एक समान है या अलग अलग है? समूह 1 को हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है जो गंधहीन और ज्वलनशील होती है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में कदापि न करें। समूह 2 को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होती है जो एक रंगहीन गैस होती है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। आपने देखा कि दोनों समूहों को प्राप्त हुई सामग्री विभिन्न गुणों को प्रदर्शित करती है। यद्यपि प्रारंभ में दोनों को समान पदार्थ दिए गए थे। समूह 1 की प्रक्रिया में पदार्थों में भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 को प्रक्रिया के दौरान पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री लोहा तथा सल्फर दो पदार्थों के मिश्रण से बनी है। प्राप्त मिश्रण के गुण दिए गए दोनों तत्वों के गुणों को समान है। समूह 2 को प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्र ताप पर गर्म करने से बने यौगिक का गुण मिले हुए तत्वों के गुणों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिकों का संगठन पूरे पदार्थ में एक समान है। हमें यौगिकों का रंग और बनावट भी सभी स्थानों पर एक समान दिखाई देती है। इस प्रकार हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को संक्षेप में आगे दिए आरेख से व्यक्त कर सकते हैं।